22 से 26 अगस्त तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान इन मुल्कों के आला लीडरान के साथ दो तरफा, इलाकाई और कई अहम मुद्दों पर उनकी चर्चा होगी। 22 अगस्त को वजीर आजम फ्रांस के बियरित्ज में होने वाले G7 चोटी इजलास में भी हिस्सा लेंगे। यूएई और बहरीन दौरे के दौरान उन्हें यूएई के सबसे बड़े शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा जाएगा। इससे पहले उन्हें सऊदी अरब अपने सबसे बड़े शहरी एजाज से नवाज चुका है। मोदी अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कश्मीर में दफा 370 आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये किसी मुस्लिम मुल्क का पहला, मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क का या मुस्लिम ममालिक का हम अगर बात करें तो पहला मौका है, क्योंकि दो मुस्लिम ममालिक वो जाएंगे। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर हम 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो उन्होंने तमाम बड़े मुस्लिम ममालिक का दौरा किया है, साथ ही वो उन तमाम छोटे मुल्कों में भी गए हैं जो इससे पहले, जहां पर हमारी हुकूमतें जो इससे पहले रही हैं उनके लोग नहीं पहुंचे थे, उन्हें नजरअंदाज किया गया। ऐसे बहुत सारे मुल्कों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी गए। उसका असर अब यह हुआ कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया और पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की वो बुरी तरह से दुनिया भर में फेल हुआ। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक मुल्कों का दादा बताता था। वो बार बार ये कहता रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इसलिए वो इस्लामिक मुल्कों का दादा है। लेकिन उसकी सारी दादागिरी 370 हटने के बाद तब निकली जब इस्लामिक मुल्कों ने या मुस्लिम ममालिक ने उसका इस मौजू पर, इस मौके पर कोई साथ नहीं दिया। उन्हें कहा कि आप दोनों का ये मसला है, आप अपने ढंग से निपटिए। इसको कहते हैं मोदी की खारजा पॉलिसी, इसको कहते हैं मोदी दौर, जहां पूरी दुनिया हमारे साथ है। दुनिया को किस तरह से अपने साथ रखना है ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी जानते हैं, इसलिए यूएई एक बार फिर उन्हें अपना खास सबसे अहम शहरी अवार्ड देने जा रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरब ने भी उन्हें अपना सबसे बड़ा शहरी एजाज दिया था। इस पर हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजों को समझेंगे, खारजा पॉलिसी को लेकर के, खासतौर से इस्लामिक मुल्कों के तई, और कश्मीर से 370 हटने के बाद इस्लामिक मुल्कों का रुख, जैसा कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी इस्लामिक मुल्कों का दादा बनकर उन्हें अपने साथ करने का, जो कि नहीं हो पाया। इस पर हम बात करते हैं और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान रहेंगे। लेकिन मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है, आर्टिकल 370 हटाने के बाद पीएम मोदी का इस्लामिक ममालिक का पहला दौरा कितना खास, इस पर हम बात करेंगे। मेरा दूसरा सवाल है, पीएम को यूएई के सबसे बड़े शहरी एजाज से नवाजा जाना क्या पैगाम देता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल, क्या मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी में मुस्लिम ममालिक की है खास अहमियत? ये हमने पहले भी देखा है, 2014 से 19 तक जो मोदी दौर 1 रहा, मोदी पार्ट 1 रहा, उसमें भी हमने देखा वो तमाम मुस्लिम ममालिक में गए, छोटे बड़े, और वहां के लोगों को अपने साथ किया। चौथा सवाल, क्या पीएम मोदी मुस्लिम दुनिया में बड़े लीडर के तौर पर उभर रहे हैं? जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को ओआईसी में स्पेशल बुलाया गया था, ये वो इदारा है, ये वो तंजीम है जो कि सिर्फ इस्लामिक ममालिक की है, वहां पर किसी गैर मुस्लिम ममालिक मुल्क के बड़े लीडर को या वजीर खारजा को अहम रोल देना अपने आप में पाकिस्तान को बौखला गया था और पाकिस्तान ने इसका भी बायकॉट किया था या इस पर अपना एतराज जताया था। तो ये एक बड़ा सवाल है। पांचवा सवाल, कश्मीर मामले में इस्लामिक मुल्कों का पाकिस्तान को पूरी तरह हिमायत न देना क्या सरकार की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी जीत है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जरा कुछ अहम लीडरान की बात सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कश्मीर के मसाइल हैं वो पूरी तरीके से इस मुल्क के दाखिली मसाइल हैं, और इन तमाम दाखिली मसाइल को देखते हुए पाकिस्तान ने जो यूएन में जिस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई और जो हवावेला पाकिस्तान इस सिलसिले में मचाना चाहता था और जिस तरीके से इसे बैनुल मिलली और बैनुल अक़वामी करना चाहता था, उसमें कोई कामयाबी उसे नहीं मिली है। ये हमारे दाखिली मसाइल हैं, और हिंदुस्तान में जो कश्मीर के इश्यूज़ हैं वो हिंदुस्तान की जो बाकी अवाम है उनके लिए जितना हमें कश्मीर अजीज़ है, हमारे कश्मीरी बिरादरान इतने ही हमें अजीज़ हैं। देखो, पाकिस्तान की हालत ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी।
पाकिस्तान ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि वो जिन लोगों को पाल पोस रहा है, जिस आतंकवाद को वो प्रश्रय दे रहा है, जिस आतंकवाद को वो प्रायोजित कर रहा है, वो आतंकवाद इंसानों का दुश्मन नहीं, इंसानियत का दुश्मन है। और आज पूरी दुनिया आतंकवाद की कॉमन दुश्मन है। सारी पूरी दुनिया एकजुट होकर के आतंकवाद और आतंकवाद के खात्मे के संकल्प के साथ काम कर रही है। और जो देश सबसे बड़ा इस वक्त आतंकवाद का समर्थक और संरक्षक बन गया हो, तो उसकी हालत यही होगी, आइसोलेट होगा, अलग थलग होगा। तो पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग करने की हिकमत अमली है, खुली रणनीति है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि ये कोई दबी छुपी नीति है तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कई बार हमारे लीडरान बोल चुके हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं, और पुलवामा के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही थी कि पाकिस्तान ने ये करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खामियाजा उसे लंबे वक्त तक भुगतना होगा। और आज हम वो देख रहे हैं। उसके बाद फिर बालाकोट हुआ और लगातार हम देख रहे हैं कश्मीर से 370 का सफाया हुआ, और आज पाकिस्तान दर दर भटक रहा है। जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा साथी कहता था, जिन्हें वो अपना मजहबी दोस्त बताता था, कोई उसका साथ नहीं दे रहा। हमारी खारजा पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, हमारी विदेश नीति इतनी स्ट्रांग है कि अब वो दौर चला गया। ये जो वजीर आजम पिछले दौर में 2014 के बाद से लगातार दुनिया भर में घूमते रहे, ये उसकी भी जीत है। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ हज़रात से, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से इसके बारे में और मजीद बातचीत करूंगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमाई, मैं तारुफ करवा दूं, अमिताभ श्रीवास्तव जी को मैंने अपने साथ जोड़ा है। सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरी खुशनसीबी कि सर आज हमारे साथ हैं, खारजा पॉलिसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, खैर मकदम है स्टूडियो में। मेरे साथ इस वक्त शिवम त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। आपका भी स्वागत है शिवम जी, आपसे बहुत सारी चीज़ों को जानूंगा समझूंगा। मेरे साथ अब्दुल मोइद अजहरी साहब भी थोड़ी देर बाद स्टूडियो में तशरीफ फरमा होंगे। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मिस्र में आपकी पढ़ाई हुई है और एक बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, और जो इस्लामिक मुल्कों की सियासत है उस पर भी आपकी गहरी नजर रहती है। वो थोड़ी देर बाद मेरे साथ होंगे। और हमारे साथ रुबिंदर सचदेव भी होंगे, खारजा मामलों के जानकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, विदेश मामलों के एक्सपर्ट। थोड़ी देर बाद वो भी मेरे साथ होंगे। तो आइए इस चर्चा का, इस बातचीत का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं अमिताभ जी के पास जाना चाहूंगा। अमिताभ जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 370 हटने के बाद, कश्मीर से 370 के खात्मे के बाद पहली बार इस्लामिक मुल्कों का, इस्लामिक ममालिक का दौरा कैसे देखा जाए, और पाकिस्तान जो अपने आप को बेहद बड़ा और खास इस्लामिक मुल्क बताता है दुनिया में, उसका जो हश्र किया है इन इस्लामिक मुल्कों ने, उसको आप कैसे देखते हैं? किसकी बड़ी जीत है? मुझे लगता है इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं है। ये फिर से ये दौरा एक आईना दिखाएगा पाकिस्तान को, और दौरे की बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। बहरीन के अंदर क्या होना है, श्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, फिर से 100 साल पुराना मंदिर है। तो जो धर्म का जो आवरण ले करके, जो धर्म का लवादा ओढ़ करके पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता रहा है, वो बहुत दुनिया के सामने आ जाएगी। क्योंकि देखिए, जो छवि पाकिस्तान ने पेश की इस्लामिक मुल्कों का अगवा होने के लिए, वो चीन में जिस तरह से मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई और दोनों इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, उससे वो बात एकदम बेनकाब हो गई। और दुनिया इस समय अर्थतंत्र का सीधा के असर पे चलती है। अगर आप, वो ज़मीनी हकीकत है, अगर आप अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, विकास के बारे में बात नहीं कर सकते, तो केवल और केवल धर्म का झूठा आवरण ओढ़ेंगे, धर्म का झूठा लवादा ओढ़ेंगे और बताएंगे कि हम अपने लोगों को, जिन्होंने मुहाजिरों और इस तरह से कह के नाम लिए और आज तक वो लोग प्रताड़ित हैं, कैसे माना जाएगा कि पाकिस्तान इस्लामिक मुल्कों का अगुवा होने की बात करेगा? और आज जो वो जिनके यहाँ शिया बिरादरी, अहमदिया बिरादरी सेफ नहीं है, जिनकी मस्जिदों में लगातार हमले होते हैं, नमाज के सजदे में जिन पर बम बरसा दी जाते हैं, वो कैसे अपने आप को इस्लामिक मुल्क बता सकते हैं? दूसरी बात, आर्थिक रूप से अगर आप ये सोचिए कि जो आप दर जो आदमी, जो देश मतलब भीख मांगने के कगार पे आ गया है, हर देश के पास जा रहा है और केवल एक बात करता है कि आप कुछ कर्ज दे दीजिए। ऐसे आप भी जानते हैं कि अगर रोज रोज एक कर्जा मांगने वाला आपके दरवाजे पे आएगा तो आप उसके साथ कैसे बर्ताव करेंगे? ये एक बड़ी बात है। तो एक बड़ी जीत खारजा पॉलिसी। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं शिवम आपके पास जाना चाहूंगा। शिवम, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक छवि है, हिंदुस्तान में उनकी एक छवि है, लेकिन उस छवि से बहुत आगे बढ़कर 2014 से 19 तक उन्होंने जो, जिसका विपक्ष ने भी लगातार कहीं ना कहीं उस पर तनकीद की, कई बार आलोचना भी की, कई बार
तंज भी कसे कि ये बाहर रहते हैं। उसका असर हमने देखा, उसका असर हमने पुलवामा के दौर में भी देखा, उसका असर हमने इधर भी देखा जब लगातार 370 के बाद तमाम दुनिया ने काफी हद तक, बड़े हद तक हमारा साथ दिया। तो वजीर आजम की जो छवि है उससे अलग मुस्लिम ममालिक के साथ उनका रवैया और मुस्लिम ममालिक का उनके साथ रवैया, एक बार फिर उनको सबसे बड़ा एजाज मिलने जा रहा है। और ये छवि हिंदुस्तान में जो उनकी बना दी गई है वो किसने बनाई है, क्यों बनाई है? देखिए, इस देश और पूरी दुनिया में अगर किसी भी लीडर की, किसी भी नेता की छवि बनती है तो वो सिर्फ जनता के द्वारा बनती है जी। बाकी, और जहां तक आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो 2014 से 19 के टेन्योर में विपक्ष से सबसे ज्यादा ताने अगर इस सरकार को झेलने को मिले हैं तो वही कि प्रधानमंत्री देश में नहीं रहते। लेकिन ये हमने एक जगह नहीं, बहुत बार देखा है। अगर हम बात करें तो पुलवामा में हमने देखा, अगर हम बात करें तो डोकलाम में हमने स्ट्रेटेजिकल जीत देखी, अगर हम बात करें तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पे पूरे दुनिया में किसी ने कोई उस पर रोष नहीं जताया। और अगर हम उसके बाद बात करें तो हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड की अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया ने हमें दिया। मंदिर जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली हर जगह सब सरकारों ने उनको ऑफर किया है। और अभी अब बात बहरीन की कर रहे हैं तो बहरीन में भी जैसा एक श्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होने वाला है। इसके अलावा एक चीज और जो समझने की जरूरत है इस दुनिया में कि पाकिस्तान और चाइना, खास तौर पर एक मुस्लिम कम्युनिटी के झंडा बरदारी बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में शिनजियांग में मुस्लिम्स के ऊपर उतनी प्रताड़नाएं हैं जितनी सारी दुनिया में शायद कहीं नहीं है। वहां पर बीकर और वहाबी जो मुस्लिम्स हैं उनको बिना कोई क्राइम कमिट किए गए, तमाम इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको अंदर डाला गया है वो। और बात सिर्फ ये रखी गई है कि ये कोई क्राइम करें हम इससे पहले उनको अंदर डाल देते हैं। और तमाम दाढ़ी काटने से लेकर जो सब वो कर सकते हैं वो उन्होंने किया है। उसके ऊपर पाकिस्तान ने आज तक कोई भी मुद्दा नहीं उठाया है। बहरहाल एक दूसरे के दोस्त हैं, तो ये चीज समझ लेने की जरूरत है। हिंदुस्तान मुस्लिम्स के लिए एक सबसे सेफ और बेहतरीन मुल्क रहा है और आगे भी रहेगा। अब बात करते हैं छवि की। नरेंद्र मोदी ने कभी भी इस देश और दुनिया में यह संदेश नहीं दिया कि हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ हैं। ये इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं और एक अनेकता में एकता का ये देश है। यहाँ पर हिंदू भी उतना ही है, मुसलमान भी उतना ही। लेकिन हम देखते रहे हैं कम से कम विपक्ष ने या एक बड़े वर्ग ने उनको इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि ये हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर हैं, हिंदूवादी लीडर हैं। और जो पाकिस्तान भी आज कह रहा है, उन्हीं की भाषा पाकिस्तान बोल रहा है ना कि हार्डकोर हिंदुत्व वाली सरकार है, हिंदुत्व वाली सरकार है भारत में जो कि बड़े फैसले ले रही है। तो ये पाकिस्तान कह रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम ममालिक की तरफ से उनको सबसे बड़ा शहरी एजाज दिया जाना तो अपने आप को पाकिस्तान के गाल पे तो सीधा तमाचा, अपने आप सीधा उनके गाल पर तमाचा है। और देखिए मुल्क कौन सा बात कर रहा है, वो मुल्क बात कर रहा है जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि जहां पर शिया मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जहां पर हिंदुओं के साथ क्या हुआ, जहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस तरह की हैं, वो ये मुल्क ऐसी बात कर रहा है। तो अपने आप में ये उनके ऊपर तमाचा है। और दूसरी एक और चीज है कि जिस तरह से चाहे वो हमारा यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, जिस तरह से हमारे 2014 से 19 के बीच के रिलेशनशिप्स रहे हैं वो उतने मजबूत रहे हैं। नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस सलमान जी का जो जितना एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हम कहें वो रहा है, वो देखने को मिलेगा। जिस तरह से आराम को अभी इन्वेस्ट कर रहा है रिलायंस के साथ मिलकर $15 अरब। मैं आपको बताना चाहता हूं 2017 में इस देश में जो इन्वेस्टमेंट, टोटल एफडीआई इन्वेस्टमेंट था वो करीब $40 लाख था। और इसके बाद 2018 में वो 42 हुआ और अब हम 19 में खड़े हैं। और दुनिया की तेल की सबसे बड़ी कंपनी जो आरामको है वो 20% शेयर खरीद रही है। अकेली कंपनी यहां पर $15 लाख इन्वेस्ट कर रही है, 15 लाख अरब इन्वेस्ट कर रही है। सॉरी। तो ये फर्क है। इससे ये दिखता है बिल्कुल साफ कि किस तरह की हमारी फॉरेन पॉलिसीज रही हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की अगर हम सिचुएशन की बात करें, पाकिस्तान हमेशा एक लीडर बनता रहा है मुस्लिम मुल्कों का, लेकिन आज की सिचुएशन में देखिए उसकी जो हालात है वो हर कोई परख चुका है, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो चाहे गैर मुस्लिम मुल्क हो, सबने उसको धुतकारा है बुरी तरह से और उनकी जो पॉलिसीज है उनको भी नकारा है। क्योंकि आज के जमाने में हम शायद इस चीज से ऊपर बढ़कर इंक्लूसिवनेस की तरफ बात करना चाहते हैं। और ये जो टेररिज्म है जिसको वो स्पॉन्सर करता है, ये कोई एक हिंदू या मुस्लिम मुल्क की परेशानी नहीं है, ये आज पूरी दुनिया की परेशानी है। तो आप जो ये दो तरफा राजनीति करने की कोशिश करते हो और बार बार पिछले दिनों 370 के बाद बार बार जिस तरह से इमरान खान के बयान आए हैं कि 370 पर सभी मुस्लिम मुल्कों को और खास तौर पर सभी मुस्लिमों को हमारा साथ देना चाहिए, उनको कहीं से साथ नहीं मिला। इमरान खान तो अपनी संसद में ये भी कह रहे थे कि आरएसएस जो है उसके इशारे पर ये सरकार चलती है और उनका एजेंडा है मुसलमानों की एथनिक
सफाई। देखिए, ऐसे में मैं बार बार इसलिए आपके पास आ रहा हूं, आप उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी आपकी पार्टी के सबसे बड़े लीडर और हिंदुस्तान के वजीर आजम को एक दो मुस्लिम ममालिक अपना सबसे बड़ा शहरी एजाज दे रहे हैं, तो ये तो दुनिया को सीधा जवाब है, क्योंकि आपने खुद सुना होगा संसद में वजीर आजम इमरान खान ने क्या कुछ कहा था। जी बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उनको तमाचा तो है ही है। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा इनलाइटन करना चाहूंगा कि अगर आप देखें वो क्या कहते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी देखती है, एक वॉच करती है कि किस तरह से हिंदुस्तान की सरकार बिहेव कर रही है। 2014 से 19 के टेन्योर की अगर हम बात करें और खास तौर पर मुस्लिम्स के लिए या माइनॉरिटीज के लिए बात करें तो माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री ने 62% बजट इंक्रीज हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। अभी आपने ईद पे देखा होगा 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए मोदी जी ने हाथ एक्सटेंड किया। जहां तक हज की बात है तो हम पाकिस्तान से भी ज्यादा हज यात्राओं पे आज मुस्लिम्स को भेजते हैं, इस देश से जाते हैं मतलब। तो ये जो सिचुएशन है इसको देखने के बाद लेकिन गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि 370 वापस लो, और असदुद्दीन ओवैसी बार बार कहते हैं कि लिंचिंग सबसे ज्यादा ऐसी हुकूमत के दौर में हो रही है। तो इस तरह का भी तो तंज, इस तरह के प्रोपेगेंडा इसको कह दें, या इस तरह की बयानबाजियां इसी मुल्क के लीडरान के जरिए होती रहती है। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके लोगों पर इल्जाम। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात, लिंचिंग के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि लिंचिंग अगर किसी के खिलाफ भी है तो इसको धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, जो भी लिंचिंग करेगा उसको कानून की कार्रवाई के अंतर्गत जेल डाला जाएगा। दूसरी बात, अगर लिंचिंग पर ही उनको बात करनी है तो इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख एकता, जिसको वो सेक्युलर फैब्रिक कहते हैं और जो कांग्रेस की सरकार में बहुत मजबूत था वो ऐसा कहते हैं, बावजूद उसके 1984 में दिल्ली में 5000 सिखों को किस तरह से जलाकर मार दिया गया, 1989 में क्या हुआ जम्मू कश्मीर में कौन नहीं जानता। मॉब लिंचिंग तो वो थी, लेकिन आज अगर कोई इक्का दुक्का परेशानी हुई है, ये जो भीड़ तंत्र जिस तरह से ये 2-4 किस्से हुए हैं, मुझे लगता है ये सरकार उससे सख्ती से पेश आ रही है और आगे भी सख्ती से पेश आएगी बिना कोई जाति धर्म देखे हुए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बार फिर अमिताभ जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर अब्दुल मोहित साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करूंगा। अमिताभ जी, इस्लामिक ममालिक का अपना ग्रुप है, उनकी अपनी सियासत है, अपनी पॉलिसी है, और उनके अपने हित भी हैं, ठीक है। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का उनके बीच में, या हमारे लीडरान का, जैसे सुषमा जी वहां पर गई थी ओआईसी की बैठक में, और उस समय उनको जिस तरह का एजाज और जिस तरह का अटेंशन मिला था, वो पाकिस्तान देखकर तो चिढ़ गया था, मतलब उसने बायकॉट कर दिया था। तो वहां पर उनकी स्वीकार्यता ये क्यों होती जा रही है? ये आखिर क्या है? क्या निवेश है यहाँ पर ज्यादा? क्या उन मुल्कों का हमसे फायदा है, या वो क्या समझ रहे हैं? मैं ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, आखिर क्यों? ये कई सारे फ्रंट पे देखा गया और उसे स्पष्ट हो रहा है कि केवल एक पहलू नहीं होता। पहला पहलू तो मैं मानता हूँ ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान चीन के साथ रिश्ता बना रहा है, उसके खिलाफ चू नहीं बोल सकता, उसके गुलाम की तरह काम कर रहा है और मुस्लिम हितों की वहां अनदेखी हो रही चीन में, तो उसको कोई क्योंकि पूरी दुनिया आज खुला बाजार है, खुली दुनिया है और सबको पता है कि क्या हो रहा है, और उसके बावजूद आप चुप्पी साध रहे हैं और आप लोगों को मालूम है आप क्यों कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि एक अच्छा हिंदू होना और एक अच्छा मुसलमान होना, इन दोनों में बेहतरीन दोस्ती हो सकती है, उसके बावजूद ये स्पष्ट हो रहा है। यानी अगर आप ये देखें कि प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और स्पष्टतया वहां पर मंदिरों का उद्घाटन करते हैं, बहरीन में भी अभी हो रहा है, इवन यूएई में अबू धाबी में के अंदर जनसंघ से जुड़े हुए लोग रहे हैं और वहां पे मस्जिदों का निर्माण हुआ है, उन्होंने स्वयं मस्जिदों का निर्माण किया है, और इससे बहुत स्पष्ट हो जा रहा है। और वो खुद कहते हैं कि ये जो भूमि है वो हमारे लिए दूसरी माँ की तरह है। तो भारतीयों ने बहरीन में भी आप देखें तो 1/3 भारतीय हैं, और जिस तरह से वो रहे हैं, तो एक वो अच्छे हिंदू अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी वहां के विकास में या किसी भी किस्म की समस्या नहीं बने। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अच्छा हिंदू, मतलब ये हिंदुस्तानियों की स्वीकार्यता है, हिंदुस्तानियों की स्वीकार्यता है, और ये बड़ी बात है कि 33 यानी 1/3 सबसे ज्यादा अगर विदेशी कोई है बहरीन में तो भारतीय हैं। उसके बावजूद देश विकास कर रहा है, सारी चीजें बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ देखिए, मैं उदाहरण दूंगा कि एक ही समय अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों साथ साथ का उदय हुआ। आज बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा क्या है कि पाकिस्तान जो आज परमाणु बम के बारे में बात करता है, आप ये देखिए अगर 5 साल पहले का कोई इतिहास पढ़ ले, ये सारे बयान जो है वो पाकिस्तान दिया करता था। केवल हम उसको कई बार आईना दिखा देते हैं कि परिवेश बदल रहा है कि देखो तुमने कभी ये कहा था।
आज वो इस तरह से बात करता है कि सेना, शांति, मतलब कुछ हद तो तब हो जाती है वो गांधी के बारे में बात करने लगता है। अब तो नेहरू जी को भी याद कर रहे हैं, गांधी जी को याद कर रहे हैं, नेहरू जी को याद कर रहे हैं, टीपू सुल्तान को याद कर रहे हैं। मतलब कई बार तो लगता है कि ये मतलब कि इतना तो मतलब अंगुलीमाल को भी अगर उसका मन बदला तो उसको समझ लगा था, लेकिन इस तरह से हालात बदलते हैं और कैसे स्थितियां बदल जाती हैं। खारजा पॉलिसी की बड़ी जीत है और विदेश नीति को आईना इस तरह से और लगातार वजीर आजम इस पर अमल कर रहे हैं। ये पहला दौरा, मैं बार बार कह रहा हूं, 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद इस्लामिक ममालिक का मुस्लिम दुनिया ने पाकिस्तान का उस तरह से साथ नहीं दिया जिसकी उसको उम्मीद थी। यह हमारी बड़ी खारजा पॉलिसी की जीत है, वजीर आजम की लीडरशिप की जीत है। इस पर और बात करेंगे। मेरे साथ अब्दुल मोइद अजहरी साहब भी जुड़ गए, रविंद्र सचदेवा भी जुड़ गए हैं, सचदेव जी भी जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं और इस तरह के मामलों में अक्सर सर को याद करता हूं। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी 23 से 25 अगस्त तक यूएई और बहरीन के दौरे पर रहेंगे। इस बीच वो फ्रांस भी जाएंगे और वहां पर बहुत अहम एक समिट है, उसमें हिस्सा लेंगे, अपनी बात रखेंगे। असमानता से मुकाबला विषय पर, सब्जेक्ट पर अपने विचार भी रखेंगे। फ्रांस में वो अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और उन्हें यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी सबसे बड़ा शहरी एजाज जो है ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा जाएगा। अब्दुल मोइद अजहरी साहब मेरे साथ हैं। कैसे देखते हैं सर इस नई अचीवमेंट को और 370 के खात्मे के बाद इस्लामिक ममालिक का या मुस्लिम ममालिक का पहला दौरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी का? और इसको भी देखें कि कोई मुस्लिम ममालिक किसी भी तरह से चूं तक नहीं किया 370 को लेकर। टर्की वगैरह ने थोड़ा बहुत पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन उस तरह का बवाल खड़ा नहीं किया जो कि पाकिस्तान करवाना चाहता था। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान और ये आप कह लीजिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अतराफ में जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप गल्फ मालिक में देखें, गल्फ मालिक के लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले वहाँ पर आप ये देखें कि जो अरब ममालिक है और अफ्रीका है, अरब और अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की, जैसे आप पॉलिटिकली अभी छोड़ते, सिर्फ हिंदुस्तानी जो आदमी इंसान है उसकी बड़ी वैल्यू है। मैं अरब रहा हूँ, मैं अफ्रीका रहा हूँ, और दोनों जगह पे ये है कि आपको ये माना जाता है कि आप एक अच्छे मुल्क से आते हैं, वो मुल्क जो रवादारी का मुल्क है, वो मुल्क जो मोहब्बत का मुल्क है। ठीक है, मजहब को पॉलिटिकल एंगल से वो बहुत बाद में देखते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इंडिया की है, जो सियासी ताकत या सियासी बसीरत हिंदुस्तान की है, उस पर भी लोग जो है, चाहे पूरा अरब ममालिक है, मैं आपको याद दिलाऊं 2016 की जब प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी सऊदी गए थे, दुबई गए थे, तो उस वक्त जो सऊदी का इस्तकबाल था हमारे वजीर आजम का, वो सऊदी के इतिहास में कहते हैं कि जो उनके सबसे अजीज होते हैं उनमें से एक था। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि ये अभी फिर जा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि पाकिस्तान की जो बातचीत है, पाकिस्तान की जो आवाज है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेब में अपनी आवाजों को वो फेंक रही है जी। बाकी जो ममालिक हैं वो हालात देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। भाई, हिंदुस्तान के ताल्लुकात अरब ममालिक से, अफ्रीका से बहुत पुराने हैं जी। और वो उन तमाम जड़ों को जानते हैं कि किस तरीके से। मैं यहाँ पे ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, 2014 के बाद क्या इनमें मजीद और तकवीयत आई है? क्या फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल, आप 2014 से 19 अभी जो चल रहा है, इसमें आप देखें अरब ममालिक के साथ रिश्ते बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं, और सिर्फ रिश्ते बढ़े और मजबूत नहीं हुए, मतलब हम फिलिस्तीन भी चले गए, हम इजराइल भी चले गए, हम मतलब हम खित्ते का हमने कोई इलाका नहीं छोड़ा। उन मुल्कों में गए जहां पर पिछली सरकारें हाथ नहीं रखती थी या जाना अछूत समझती थी। इसको आप इस नजरिए से देख सकते हैं कि अरब ममालिक के लिए, खासतौर से मुस्लिम ममालिक के लिए, ये कहा जाता है कि अगर आपके ताल्लुकात इजराइल से हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मुस्लिम मुखालिफ हैं। एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाते हैं और इजराइल के बाद तुरंत वापसी उनकी होती है सऊदी जी। उतनी ही वालेहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल वहां पर होता है। इससे नजरअंदाज करते हुए कि अमेरिका से आ रहे हैं, रूस से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं या इजराइल से आ रहे हैं, उनके अपने ताल्लुकात हैं। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर ये सऊदी के अभी जो नए प्रिंस हुए हैं, उनका जो दौरा था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बाद उन्हें हिंदुस्तान आना था। पूरा दबाव बना कि पाकिस्तान चूंकि मुस्लिम मुल्क है,
अब इसलिए उनसे जब उनके यहाँ का दौरा हो गया है तो तुरंत अब हिंदुस्तान का दौरा ना हो। और एक उसी समय पुलवामा भी हुआ था। अब अगर इस नजरिए से देखें कि अगर इन ममालिक की जो पॉलिसी है अगर सिर्फ इस्लामिक होती तो वो ना आते, लेकिन उनकी थोड़ा सा जो पॉलिसी है वो थोड़ा उठकर है जी। इसी वजह से उन तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम दबाव के बावजूद वो यहां पर आए। तो 2014 के बाद से जो ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात मजबूत। मुझे याद है रविंदर जी, मुझे याद है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहजादा सलमान का बिल्कुल जैसे ही वो उतरे गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया था। वो अपने आप में बहुत अहम बात थी। और जबकि हम इतने टेंस थे, वो दौर आप भी जानते हैं, उस वक्त ही पुलवामा हुआ था और हम बहुत गुस्से में भी थे। हम बहुत मतलब परेशान थे कि अगला कदम हमारा क्या होगा, क्योंकि अचानक हमारे साथ ये हुआ था। लेकिन यही इसी को कहते हैं खारजा पॉलिसी। आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे, और वो तमाम चीजें आज असर दिखा रही हैं। सर्टनली यस। दो चीजें मैं कहूंगा, एक तो अभी जो अरब यूएई की बात हो रही है और दूसरा सऊदी की। देखिए, यूएई से हमारे रिश्ते डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हुए हैं पिछले 5 वर्षों में। वैसे भी हो रहे थे पर ज्यादा तेजी से अभी आए हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर अभी जा रहे हैं, उनको ये ऑर्डर ऑफ शेख जायद अवार्ड मिल रहा है, जो कि प्रेस्टिजियस नंबर 1 सिविलियन अवार्ड है। एंड बाय द वे, इस साल यूएई शेख जायद के 100 साल मना रहा है। इट्स 100 years ऑफ शेख जायद, और इस वर्ष में मोदी जी को अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट हमने प्रपोज कर रखा है कि भारत, इनफैक्ट आपके माध्यम से कहूंगा मैं, कि इंडिया शुड इशू अ स्टैम्प इन ऑनर ऑफ शेख जायद। ये एक बहुत अच्छा हमारे देश की तरफ से एक जेस्चर रहेगा मेरे ख्याल से। और इस पे इनफैक्ट हमने ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को ऑफिशियल चिट्ठी भी डाली हुई कि ऑनर स्टैम्प्स निकलते हैं ना, कमेमोरेटिव स्टैम्प, कि भारत इशू करे इन ऑनर ऑफ शेख जायद। तो रिश्ते बहुत बढ़ रहे हैं। बट एक दो चीजें हमें और देखनी चाहिए। देखिए, यूएई जो भारत से रिश्ते बढ़ा रहा है और हम भी बढ़ा रहे हैं, यूएई अपने को बदलना चाह रहा है कुछ, और अपनी इमेज दुनिया में वो कुछ प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। अपने को वो एक तो ऑयल इकोनॉमी से हटना चाह रहा है, वो अपने को कह रहा है इनोवेशंस करके दुनिया में प्रयास कर रहा है कि नई चीजें करने का। दूसरी बात, यूएई के अंदर मात्र 20% आर द लोकल सिटीजंस ऑफ द यूएई, राइट, एमिराती। 80% दूसरे देशों के और अलग अलग मजहबों के हैं। तो यूएई ये कह रहा है दुनिया में कि मैं एक आइडियल मॉडल नेशन हूं ऑफ कम्युनल हार्मनी। वो अपनी ये इमेज दुनिया में बहुत बढ़ा रहा है। इनफैक्ट यूएई में उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस बनाई है। आप इमेजिन करेंगे, 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस है यूएई में। और ये साल, लास्ट ईयर था 100 साल ऑफ शेख जायद, वो सेलिब्रेट हो रहे थे। ये साल जो सेलिब्रेट हो रहा है, द ईयर ऑफ टॉलरेंस इन द यूएई। ओके, तो इन चीजों के जरिए वो केवल दुनिया में नहीं अपनी इमेज दिखा रहा है, वो अपने देश के अंदर भी, कि देखिए हम सब कैसे मिलजुल के आपस में हार्मनी में रहें और पॉजिटिव चीजों की तरफ अग्रसर हों, इनोवेशंस की तरफ जाएं, ऑयल से हम अपनी इकोनॉमी हटाएं। ये सारा यूएई का एक ट्रेंड चल रहा है।